आकाश श्रीवास्तव ऑन द बिहाफ ऑफ यूथ कंपटीशन टाइम्स और मैं आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। और ये हमारा वाईसीटी टॉक्स का 63rd एपिसोड है, जहां पर हम बात करेंगे मिस्टर संदीप सर से, जिन्होंने आरआरबी जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया है, यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया है और यूपी ट्रिपल एससी का भी एग्जाम क्वालिफाई किया है। और प्रेजेंटली वर्तमान में ये यूपीपीसीएल में एज अ जेई कार्यरत हैं। तो सर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पर। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर। तो धन्यवाद सर सर आपका। मैं बढ़िया हूं। मैं आपको बता दूं सर, सभी लोग जुड़ चुके हैं और सभी आपको देख रहे हैं। आप उनको अपने बारे में बताइए, अपनी बेसिक डिटेल्स बताइए, अपनी अर्लियर स्टडीज, आपने अपनी स्कूलिंग 10th और 12th आपने कहाँ से किया? सर पहले तो मेरा नाम संदीप सिंह है और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बांदा है। मैंने अपनी हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई बांदा से ही की है। ओके। डिप्लोमा मैंने झांसी से किया हुआ है। ओके। जी सर। ग्रेजुएट मतलब डिप्लोमा आपने किया है झांसी से? जी जी। ओके। सर बात करते हैं क्योंकि आपने तीन एग्जाम क्वालिफाई किया है, आरआरबी जेई यूपीपीसीएल और यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो ये स्टूडेंट, जैसे बोला नहीं जाता है कि एक तीर से दो निशाना, तो यहाँ एक तीर से तीन निशाने लगने वाले हैं। फिलहाल तो जी यूपीपीसीएल की भी जानकारी लेंगे आपसे, आरआरबी जेई की भी और यूपी ट्रिपल एससी की भी लेंगे। तो सर जी। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी जेई में। आरआरबी जेई का एग्जाम आपने कौन से ईयर में क्वालिफाई किया, उसकी क्या नोटिफिकेशन थी और उसमें मतलब किस तरीके का एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, कैसे-कैसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं आरआरबी जेईई में? आरआरबी जेई की तो सर भर्ती थी 2018 की, ओके। लेकिन मैंने इलाहाबाद जोन से भरा हुआ था उस समय। तो मेरा वेटिंग में था तब से। और ओके। उसका यूपीपीसीएल के साथ में ही उसका क्लियर हुआ। ओके। तो फिर उस समय क्या होता है सर, उसमें प्री और मेंस 2 होते हैं। ओके। प्री में पूरा नॉन-टेक रहता है, उसमें मैथ हो गया, जीके, साइंस, करंट अफेयर ये सब चीज़ें रहती हैं प्री में। मेंस में टेक्निकल रहता है, नॉन-टेक रहता है ओके। आरआरबी का। और ओके। तो आरआरबी में जो आपने क्वालिफाई किया था आरआरबी जेईई का, उसमें क्या मार्क्स थे, क्या स्कोर थे आपके? सर उसमें एक्चुअल में ऐसा था कि उसका नॉर्मलाइज़ेशन फिर 1000 पे किया गया था लास्ट में। ओके। पहले प्री का 100 में किया गया था, फिर 1000 में किया गया था, तो उसमें सर मेरे 618 कुछ मार्क्स थे। ऑलराइट। ओके। तो उसमें रैंक जी। वगैरह भी बनी थी आपकी, जो आरआरबी की तरफ से? हाँ, रैंक बनी थी उसमें। उसमें करीबन मेरी रैंक 2000 के आसपास थी इलाहाबाद जोन से। ओके। अच्छा सर, यूपीपीसीएल जेई समय करेंटली आप यूपीपीसीएल में एज अ जेई कार्यरत है, आप का सर्व कर रहे हैं यूपीपीसीएल को। तो आरआरबी जेई को भी आपने क्वालिफाई कर लिया था और जैसा कि आपने इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि आपका दोनों अपॉइंटमेंट लेटर एक साथ, ज्वाइनिंग लेटर एक साथ आया था, तो आपने यूपीपीसीएल क्यों ज्वाइन किया, आरआरबी जेई क्यों नहीं ज्वाइन किया? सर ये है कि एक्चुअल में आरआरबी में मुझे जो सुनने में आया, मेरे जो पुराने सीनियर थे या कुछ लोग जो कर रहे थे, उन्होंने ये चीज़ें बताई कि वहाँ वर्किंग टाइम ज़्यादा है और मतलब एक प्रेशर है टाइमली आने-जाने का, चीज़ें, छुट्टियाँ भी बहुत बट फिर भी सर, रेलवे हर किसी की एक ड्रीम जॉब होती है। रेलवे में हर कोई चाहता है कि रेलवेज को ज्वाइन करना, क्योंकि पूरे इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेक्टर है देखा जाए। खैर जी। सर, अपनी-अपनी लोगों की वो होती है। बात करते हैं यूपीपीसीएल में आते हैं, जहाँ पर आप इस समय कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं यूपीपीसीएल में। तो यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम के बारे में बताइए। ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और इसका क्या एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होता है? किस तरीके के क्वेश्चन्स इसमें पूछे जाते हैं यूपीपीसीएल में? यूपीपीसीएल में सर 200 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 150 टेक्निकल के होते हैं और 50 नॉन टेक का रहता है, जिसमें 10 नॉन टेक में 10 हिंदी रहते हैं। और आई थिंक जहाँ तक है, एक्चुअल मुझे 6-7 महीने हो गए और उसमें रीजनिंग कुछ रहता है, कुछ जीके रहता है, मतलब 50 में ही रहता है ये सब चीज़, 10 उसमें हिंदी रहती है और 150 टेक्निकल होता है। ओके। ऑलराइट। तो आपने सर इसके लिए तैयारी किस तरीके से की? क्या स्ट्रैटेजीज आपने बनाई यूपीपीसीएल के एग्जाम की तैयारी करने के लिए?
तैयारी का तो सर ऐसा है कि मैंने ज़्यादातर जो फ़ॉलो किया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ़ॉलो किए हर एग्ज़ाम के जो भी आए हुए थे और ओके, मोस्टली स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं हर राइटर की किताबें होती थी वो फ़ॉलो करता था। और एक्चुअल में डिप्लोमा की किताबें मैं ये नहीं कहता कि ठीक नहीं हैं, लेकिन उनसे आज के कॉम्पिटिशन की चीज़ें निकलना बहुत ही मुश्किल है। आप देख ही रहे हैं चीज़ें, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बीटेक और ये सबको एक साथ अलाउ करते जा रहे हैं डिप्लोमा को। तो ओके, मैंने तो बस यही है कि स्टैंडर्ड बुक्स जो हर राइटर की होती थी, बुक बाय बुक वो पढ़ सकता था और इसके बाद जो स्टैंड जैसे एक आई है सिविल बूस्टर करके वो भी मैंने फ़ॉलो की और अभी एक नई यूथ की आई हिंदी में, वो भी थोड़ा बहुत ही देखा हूँ। लेकिन ओके, मेनली ये फ़ोकस था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनका कंटेंट ज़्यादा मैं प्रेफ़र करता था। ऑलराइट। तो सर यूपीपीसीएल में आपने टेक्निकल की तैयारी किस तरीके से की थी? टेक्निकल एग्ज़ाम की जितने भी टेक्निकल आपका पेपर होता है उसकी तैयारी आपने कैसे की? टेक्निकल का सर एक्चुअल मैंने तो सब सेल्फ ही किया हुआ है। ओके। मतलब अपने आप से तैयारी की, जो पुराने प्रीवियस क्वेश्चन थे, चीज़ें थी, उन्हीं को फ़ॉलो करता था सब। अच्छा मतलब टेक्निकल के लिए आपने कोई पर्टिकुलर बुक वगैरह का यूज़ नहीं किया, मतलब आप अपने नोट्स और जो भी आपने पढ़ाई थी सेल्फ स्टडी आपने की टेक्निकल के लिए? हाँ, 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 टेक्निकल ओके। के लिए वही फ़ॉलो किए। एक्चुअल में मैं यहाँ अच्छा तो पढ़ाता भी था कुछ दिन, अच्छा, कहाँ पर? डिप्लोमा वाले बच्चों को पढ़ाता था, यहीं झांसी में ही। ओके। तो डिप्लोमा के बच्चों को तो उससे भी मेरा बेस जो भी चीज़ें थी कंप्लीट होती गईं। हुँ। वो एक बहुत-बहुत ही मतलब ऐसे काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यू मैंने लिया है जो कि कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो गया और पढ़ाने से आप एक तो कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहती है, वो एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने में। अच्छा एनीवे सर नॉन टेक्निकल पार्ट जो होता है वो थोड़ा-सा टेक्निकल स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी मतलब हेरकिलिंग टास्क होता है। क्योंकि वो हाँ, टेक्निकल तो पढ़ते चले आते हैं लेकिन कभी ना हिंदी से हाई स्कूल इंटर के बाद मेरे ख्याल से ना ही कभी उनका हिंदी पढ़ना होता है, ना ही जीएस वगैरह में काफ़ी उतना होता है। तो ये नॉन टेक्निकल की तैयारी आपने कैसे की? क्या इसके लिए आपने न किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का भी यूज़ किया था? नहीं मैंने तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म नॉन-टेक के लिए नहीं यूज़ किया है। अब मैंने तो देखिए जीके-वीके के लिए मैंने नॉर्मल बुकें ही जो लूसेंट हैं या जो और कुछ छोटे बाकी मैंने नॉन-टेक पे ज़्यादा डीपली ध्यान नहीं दिया, टेक्निकल ही मेरा मेन फ़ोकस था। क्योंकि जैसे ओके। यूपीपीसीएल में आप देख रहे हैं कि 150 मार्क्स का टेक्निकल है, नॉन-टेक केवल 50 मार्क्स का है। तो उसमें तो बिना टेक्निकल के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिसका मेजर हुँ, पोर्शन टेक्निकल है, तो नॉन-टेक मैंने नॉर्मल ही तरीके से तैयार किया जितना ज़रूरी था। क्योंकि दोनों ओके। चीज़ें बराबर कंसिस्टेंसी देना मुश्किल होता है, तो मेरा जी, मेन फ़ोकस तो टेक्निकल पोर्शन में ही रहता था, नॉन-टेक को फिर भी मैं थोड़े तरीके से करता था जैसे, ओके। लेकिन उसके लिए तो मैंने बहुत ज़्यादा डीपली नॉन-टेक में नहीं किया। ओके, तो आपने अपनी पूरी तैयारी में आपने ऑनलाइन सोर्सेज़ का यूज़ नहीं किया मतलब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का लाइक जैसे नहीं, आजकल बिल्कुल लोग ये नहीं हाँ, मैंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन पूरी तरह से डिपेंडेंट उन्हीं पे नहीं था। ऑफ़लाइन मोड का ज़्यादा मेरे पास रोल था। ओके, एक्चुअल में ओके हम सर लोग बात करते हैं थोड़ा लास्ट में ग्रुप स्टडी का रखा, उससे बेनिफिट कुछ हमें ज़्यादा मिला। ओके, ऑलराइट। तो सर बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की आपने टाइम मैनेजमेंट मीन्स टाइम को किस तरीके से मैनेज किया? क्योंकि आजकल स्टूडेंट का ये सबसे ज़्यादा वो रहता है कि टाइम को मैनेज करना वो उन लोगों के लिए काफ़ी कठिन होता है और उसके बाद जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं और एग्ज़ाम जब पेपर देते हैं तो फिर वहाँ पर भी इतने नर्वस होते हैं, वहाँ पर भी टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपने किस तरीके से टाइम मैनेज किया और किस तरीके से अपनी पढ़ाई के दौरान मैं मतलब अल्टीमेटली ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे लोग होते हैं कि 6-6 घंटा, 7-7 घंटा, 8-8 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपने अपनी तैयारी के लिए अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज किया था? जहाँ तक सर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने आज तक 3-4 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ा होगा। मतलब ओके, ये नहीं कहता कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन मैंने आज तक 3-4 घंटे मोस्टली मेरा इतना टाइम था कि मैं 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं देता था। तो ओके, और सर उसकी हाँ।
मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई की तो ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। ऐसा नहीं मैंने ओके, 3-4 घंटे में ही किया था, नॉर्मली मेरा हो गया जो है। ऑलराइट। ओके, तो सर इस समय आप यूपीपीसीएल में हैं, आपकी ट्रेड इलेक्ट्रिकल होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? नहीं सर, मेरी सिविल इंजीनियरिंग है। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग है आपकी, ओके। तो हाँ। सर ये बताइए कैसा किस तरीके का काम है वहाँ पर, कैसा लग रहा है अभी वहाँ पर यूपीपीसीएल जॉइन करने के बाद? सर जैसे कि एक सबका एक ड्रीम होती है एक कि हमें जॉब में जाना है, वहाँ तक तो सर पहुँच गए। लेकिन अब ये नहीं होता, जॉब लगने के बाद भी लाइफ में बहुत टास्क होते हैं, चीज़ें बिल्कुल, मतलब जॉब को करना भी इतना ईज़ी नहीं है कि जैसे सोचते हैं हम कि बस जाके वहाँ आराम से बैठे रहेंगे, ये चीज़ें करने, वो आज की डेट में ये चीज़ें नहीं हैं। अगर आप बिल्कुल, तैयारी कम मैं तो कहता हूँ कि तैयारी कॉम्पिटिशन बनाया गया और ठीक ही किया गया, शायद किसी को ऐसे डायरेक्ट जॉइनिंग मिल जाती तो हो सकता है वो काम भी नहीं कर पाता। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ तक पहुँचना मतलब जितना टफ़ है उसके बाद यहाँ पे काम करना भी उतना ही टफ़ है चीज़ें। ओके, आपको अगर कोई चीज़ें मतलब ये नहीं कि जॉइन करने के बाद आपको सब कुछ मिल गया है यहाँ। मतलब मतलब ये उसके कहीं न बाद कहीं ये भी बात जो कहीं न कहीं ये बात जो है आपका कहना गलत है कि लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, आराम से पैसा जो है इंसान कमाएगा। तो आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काम इंसान कर रहा है तभी वो पैसा पा रहा है। आपका ये कहने का हाँ, मतलब हाँ। है बिल्कुल। जी, ये जी और ये बिल्कुल। होना भी चाहिए। अगर हर इंसान अपना 100% देगा तो ज़ाहिर-सी बात है जो कंडीशन जो लोग इसके बारे में जो मिथ है जो लोग बोलते हैं वो कहीं न कहीं दूर होगी। अ, तो सर अभी आगे भी आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि यही यूपीपीसीएल? नहीं सर, अब तो एक्चुअल में अब इस समय टाइम जॉब के चक्कर में पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पाना होता है। तो ओके, अब वो चीज़ नहीं धीरे-धीरे पढ़ाई से मतलब जब दूर होते जाओगे आप तो फिर नहीं लगता कि तैयारी हो पाती है। और ऑलराइट, जहाँ तक मेरा मानना ये है कि किसी को भी जो तैयारी करे, वो एक बार में अपनी लास्ट ड्रीम तक के लिए जाने की सोचे। वो ओके, शायद कुछ लोग ही होते होंगे जो जॉब पाने के बाद अपने सपने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर आप जॉब पे फ़ोकस करोगे तो फिर आप तैयारी पढ़ाई अपनी नहीं कर पाओगे, जहाँ तक मेरा मानना है ये चीज़ें। या तो आप ये कह सकते हैं कि चीज़ें मिलने के बाद लोग थोड़ा-सा वो हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं चीज़ें, वो अलग है सर। ओके सर लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट में आप स्टूडेंट को क्या स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहेंगे? किस तरीके से पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें? और एक पढ़ाई में कंसिस्टेंसी का क्या रोल है? और कौन-कौन सी बुक का वो लोग यूज़ करें पढ़ाई में? एक बार ये एक शॉर्ट में आप लोगों को बता दीजिए। सर जैसा कि मैं अपने अनुभव से बता सकूँ, तो मेरे को सबसे पहला कहना यही है कि सबको सबसे पहले धैर्य रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई डिप्लोमा करे, इसके बाद ये डिप्लोमा करे या जो है डिग्री करे, उसके बाद सोचे कि मैं बस 6 महीने या 1 साल में सेटल हो जाऊँगा। तो ऐसे कुछ ही बच्चे होते हैं जो बहुत होनहार हैं या कम टाइम में बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहीं पे है कि जिसका भी सिलेक्शन रुक रहा है या उसको टाइम लगा, उसको धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पेशेंस उसको रखना पड़ेगा। क्योंकि बिल्कुल, कॉम्पिटिशन का जो टाइम है, इसमें इतने ज़्यादा आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटर रहते हैं, तो उसको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये भी है अगर वो 3-4 साल किसी वजह से फेलियर होते-होते भी 3-4 साल तक लगा रहेगा, तो उसको ज़रूर सक्सेस मिलेगी जो है। बस वो ओके, पेशेंस बना के रखे, अपनी कंसिस्टेंसी को फ़ॉलो करता रहे। और प्रीवियस ईयर ओके, क्वेश्चन पेपर रहते हैं, उनसे आपको ये आइडिया ज़रूर मिल जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे फ़ोकस करना है, क्या चीज़ है, उस टॉपिक के क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से बनते हैं। और हमारा कोई टॉपिक अगर वीक है, तो उसके हम ये ज़रूरी नहीं कि हम पूरा टॉपिक ही तैयार करें, उस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चनों पे भी हम ध्यान दे ले रहे हैं, तो भी हमारा वो टॉपिक कवर हो जाता है, एग्ज़ाम ओके, के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें। ओके। और जो और जिसमें आपका जो सब्जेक्ट आपका फ़ेवरेट है, जिनको आप बहुत अच्छे से करते हैं, उनको और ज़्यादा अच्छा करें। लेकिन जो वीक हैं, उन पे सिर्फ़ इतने कर लें कि उनके मेन-मेन क्वेश्चन उनकी चीज़ें निकल जाएँ बस। ओके, ऑलराइट। और सर किताब आप कौन-कौन सी सजेस्ट करेंगे लोगों को बुक? सर कंटेंट में तो मेरे को यही है कि अगर वो डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं, तो उसी समय इतनी अच्छी मतलब किताबें ले लें वो, डीपली पढ़ने की पहले से ही कोशिश करें, ताकि बाद तक आते-आते उन्हें काफ़ी लोड हल्का हो जाएगा। ओके, क्योंकि सर जैसे और मेरा मानना ये है कि वो सब फ़ॉलो करें तो स्टैंडर्ड बुक्स ही पहले से ही फ़ॉलो करें। ओके, कोई भी जो जो ये हल्के-फुल्के पतले नोट्स लेके कॉम्पिटिशन निकालना आज के दौर में मुश्किल है।
पहले से ही ओके, कोशिश ये करें कि स्टैंडर्ड बुक्स हों, स्टैंडर्ड मटेरियल जो एक कंटेंट होता है, वो पहले से ही पढ़ने की कोशिश करें। बाद में उनके थ्रू अपने शॉर्ट नोट्स बनाएँ और जिनको शॉर्ट नोट्स को कम टाइम पे भी पेपर के दौरान जो है प्रिपेयर किया जा सके जो है। ओके। ओके संदीप सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे यूट्यूब चैनल को दिया। थैंक यू सर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजीज़ को सुन करके और भी जितने भी कैंडिडेट्स आपको सुन रहे होंगे वो भी कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम ज़रूर क्वालीफाई करेंगे। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर। जी, थैंक यू सर।